प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हमारी बातचीत के केंद्र में संसद का वो सत्र है जो समाप्त हो चुका है। संसद का सत्र एक दिन की वृद्धि के साथ में आखिरकार शनिवार को समाप्त हुआ। आज सोमवार है पर हम इस पर बात कर रहे हैं। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस सत्र के माध्यम से वर्तमान सरकार ने कोशिश की कि देश की जनता को आने वाले समय के संदर्भ में आगाह कर सके और अपने साथ ले सके। कमोबेश अगर अन्यथा न लिया जाए तो हम ये भी मान सकते हैं कि चुनाव आयोग ने भले ही चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया है, पर इस सत्र के माध्यम से राजनीतिक दलों ने कोशिश की कि वह चुनाव अभियान को भी शुरू कर दे। और इसमें भारत तक की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी और उसमें भी भाजपा के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी की तो श्रेष्ठता देखते ही बनती है। उन्होंने इस सत्र के दौरान लगातार अपने संबोधन के माध्यम से न केवल अगले 5 साल के संदर्भ में बल्कि अगले 25 साल के संदर्भ में देश के सम्मुख विजन रखने की कोशिश की। साथ ही साथ ये बताने की भी कोशिश की कि वर्तमान का जो विपक्ष है उसका कोई भविष्य नहीं है। उन्होंने ये भी बताने की कोशिश की कि 2024 में जो आम चुनाव होने जा रहा है उसमें जनता उनके साथ ही खड़ी है, इसलिए वो तीसरी पारी भी शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। क्या वाकई जिस प्रकार का संकल्प आने वाले समय के लिए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जता रही है उस पर जनता भरोसा कर देगी और इतना भरोसा कर देगी कि वह उस सिद्धि को प्राप्त कर लेगी। यह हमारा आज का विषय है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि अगर आपका दृढ़ संकल्प स्थायी है तो मैं आपको उम्मीद छोड़ने का परामर्श नहीं दूंगा। कुछ चीजें परिश्रम और योग्यता के परे होती है। बड़े कार्य क्षमता से नहीं बल्कि दृढ़ता से संपन्न होते हैं। जॉनसन के द्वारा जो ये बात कही गई थी, क्या नरेंद्र मोदी इसी का ही अनुसरण कर रहे हैं और इसी पर भरोसा कर रहे हैं? इसको अपने ध्यान में रखते हुए उसके अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं प्रख्यात पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयप्रकाश जी भी लंबे अरसे के बाद जुड़े हैं और साथ ही देश का सबसे नया राष्ट्रीय राजनीतिक दल अर्थात आम आदमी पार्टी की औरतें इमरान लतीफ जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जयप्रकाश जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री जी के संबोधन पर एक निगाह डालेंगे। लोकसभा से आज देश अनुभव कर रहा है इस सदी का सबसे बड़ा संकट पूरी मानव जात ने झेला और उस काम में सदन की जो भूमिका है वो रत्ती भर भी पीछे न रहे, इसको आपने बड़ी कुशलता के साथ संभाला। संसद का नया भवन होना चाहिए, इसकी चर्चा सबने की, सामूहिक रूप से की, एक स्वर से की, लेकिन निर्णय नहीं होता। ये आपका नेतृत्व है जिसने निर्णय किया, चीजों को आगे बढ़ाया। कालखंड में G20 की अध्यक्षता का भारत को मिली, भारत को बहुत सम्मान मिला। हमारे सदन ने अत्यंत महत्वपूर्ण कामों को नेतृत्व किया, हर स्थान पे हुआ। शायद ही कोई सांसद ऐसा होगा कि जिसने आजादी के 75 वर्ष को लोकोत्सव बनाने में अपने अपने क्षेत्र में भूमिका अदा न की हो। 21वीं सदी के भारत की मजबूत नींव उन सारी बातों में नजर आती है। जब भी इस नए सदन की चर्चा होगी तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका जिक्र होकर के ये 5 वर्ष युवाओं के लिए बहुत ही ऐतिहासिक कानून भी बने हैं। 17वीं लोकसभा के सभी मान्य सांसदों ने ट्रांसजेंडर्स के प्रति भी संवेदना जताई। राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की। तो धारा 370 के प्रावधानों का खात्मा, राम मंदिर के निर्माण के संदर्भ में संकल्प, महिलाओं के लिए आरक्षण जैसे ऐतिहासिक फैसले इस सदन ने लिए 5 सालों के भीतर। यह संदेश देते हुए प्रधानमंत्री जी ने यह बताने की कोशिश की, जयप्रकाश जी हम फिर आ रहे हैं। कितना डर गए आप उनके इस दावे को देखकर, उनके संबोधन को देखकर? प्रधानमंत्री जी का भाषण ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके अंदर से आवाज आ रही है कि 24 में लोग देखिए डॉक्टर साहब जी, अगर इनको किसी चीज का डर ना होता, छोटी छोटी पार्टियों के आगे
इस तरीके से गिड़गिड़ा रहे हैं। मतलब जयंत की बहुत छोटी पार्टी है, उसको कह रहे राज्यसभा दे देंगे, विधानसभा दे देंगे, लोकसभा दे देंगे। इसी तरीके से नीतीश जी, जिसके बारे में गृह मंत्री जी ने क्या क्या फजूल शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, उनको शामिल कर लिया। और मुझे इस बात को सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ, ये नारी महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं जी। मिजोरम में, वहां नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ उसके बारे में तो प्रधानमंत्री जी 2 शब्द बोल दें, गृह मंत्री जी 2 शब्द बोल दें। खिलाड़ी लड़कियों के साथ क्या हुआ? क्या इस देश की महिला इस बात को नहीं देख रही? जी। तो ये युवाओं की बात करते तो हर मोदी जी ने जिम्मेवारी ली थी, गारंटी दी थी, हर साल 2 करोड़ नौजवान बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे। कितना रोजगार दिया, बल्कि लोगों को निजीकरण की तरफ धकेलने का काम किया। जो मोदी जी ये कहते थे कांग्रेस ने जल भी बेच दिया, थल भी बेच दिया, नभ भी बेच दिया, आज कोई निजीकरण से बचा है क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी के साथी बैठे, जवाब देना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि जो लोग कहते थे कांग्रेस ने बेचा, बीजेपी ने किस किस चीज को नहीं बेचा। जयप्रकाश जी, आप तो संसद में लंबे समय तक बैठे हैं, आप तो उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जिन्होंने निर्दलीय भी संसद तक पहुंचने का करिश्मा कर दिखाया है। जरा पिछले 3 दिन के संसद की कार्रवाई पे निगाह डाल के देखिए ना, चाहे वो श्वेत पत्र जारी करना हो 2004 से लेकर 14 को, प्रधानमंत्री जी का लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से धन्यवाद प्रस्ताव में विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना हो, और आज चाहे लोकसभा में विदाई बेला का संदेश हो। क्या आपको नहीं लगता है कि उन्होंने अपने उद्बोधन, अपने तरीकों से ये जताने की कोशिश की है कि इस देश में विपक्ष निस्तेज हो गया, चुनौती ही नहीं बची? अब बहुमत की तो बात ही नहीं हो रही ना, 2/3 बहुमत की भी बात नहीं हो रही, 400 पार के संदर्भ में बात हो रही है। क्या कहते हो जयप्रकाश? बीजेपी के लोगों पे देश का विश्वास उठ गया जी। मुझे याद है हरियाणा के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे जी, और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी भी आए थे, और हमारे आज के मुख्यमंत्री जी कहते थे 75 पार जी, सीट पाए कुल 40। जी। तो ये केवल लोगों को भ्रम पैदा करते हैं। जैसे इन्होंने कह दिया 15-15 लाख रुपए देंगे, कहा था कि नहीं कहा था 2014 में? कहा वो 15-15 लाख रुपए किसके खाते में आए? अरे 15 लाख नहीं आए जयप्रकाश जी, ये बात तो ठीक है आपकी, पर ये तो आप मानोगे कि 2019 में 303 सीट पाए, इस बार क्या कहोगे आप? पिछली बार से ज्यादा पाए। कहता हूँ उससे मैं ये कहता हूँ कि जनता को भ्रमित करके जो वोट लिए जा रहे हैं उसकी वजह से लोग लेंगे। पुलवामा की आज तक जांच नहीं कराई, लोगों को परसेना। जब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार लोगों के बीच में जाएंगे तो ये कहेंगे पुलवामा की जांच में क्या हुआ, कौन लोग दोषी है, कहाँ वो जांच। अरे पिछली बार पुलवामा था, इस बार आप लोग रामद्रोही करार दिए जाओगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से अपने आप को दूर रख लिए, रामद्रोही के संदर्भ में जनता कैसे साथ देगी जयप्रकाश जी? इस खतरे के संदर्भ में क्या सोच रहे हो आप? राम है हमारा जी, मोदी जी का, बीजेपी का राम नहीं है जी। राम तो इनके खिलाफ हो गया जी। जिस भी व्यक्ति ने धर्म को राजनीति में इस्तेमाल करने का प्रयास किया, वही संतुलित, वही पार्टी धराशायी हुई है। लोगों को मालूम है हिंदू धर्म में हमारे 4 शंकराचार्य है, चारों शंकराचार्य की अनदेखी कर दी जी। यहाँ पुजारियों को भी बदल दिया गया, यानी कि हर फैसले ही भारतीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, मंदिर में पूजा अर्चना भी वही करेंगे, देश भी वही चलाएंगे, अर्थव्यवस्था भी वही चलाएंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड की जो चिट्ठी आई है उसमें लिखा है जीडीपी से ज्यादा ये लोन ले चुकी है भारत सरकार। भारत सरकार की साख बड़ी खराब है दुनिया में आज के दिन अर्थव्यवस्था को लेकर के। देश में धर्म और जात के नाम से लंबे अरसे तक राजनीति नहीं चलेगी। तो जयप्रकाश जी तो आश्वस्त हैं, 400 पार बोल रहे हैं, बहुमत भी नहीं पाएंगे, पर शरद त्रिवेदी जी इससे इत्तेफाक रखते हैं क्या शरद जी? और जयप्रकाश जी अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, उदाहरण सहित समझा रहे हैं। बोले देखो भाई
5 साल पहले हरियाणा में चुनाव हुआ था ना, अब की बार 75 बार बोला था, 45 भी पार नहीं किए थे जो बहुमत का आंकड़ा चाहिए था हरियाणा में। क्या कहते हो शरद जी? हम जयप्रकाश जी से पूछ रहे थे, डर तो नहीं गए प्रधानमंत्री जी के भाषण से? अब आपसे पूछ रहे हैं, जयप्रकाश जी की दलील से आप तो नहीं डर गए? नहीं हिमांशु जी, जयप्रकाश जी मेरे बड़े भाई हैं तो उनकी आज्ञा शिरोधार्य है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके कथन में कुछ त्रुटि है। कि देखिए, ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, तो इनको छोटे दलों से समझौता करने की क्या जरूरत थी? तो इंदिरा गांधी का क्या कद था 79, 80 में, 81 में, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी ने पंजाब का सत्यानाश किया, क्या अकालियों के साथ किया था और क्या उन्होंने भिंडरावाले के साथ किया था, वो कहानी खत्म हो चुकी, तो हम उसे दोहराना नहीं चाहते हैं। तो ये राजनीति है। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारे बड़े भाई ने कहा कि साहब देखिए सरकारी नौकरियां नहीं दी, तो ना माननीय मोदी जी ने न किसी भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता ने कहा था कि 2 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे। हमने कहा था अर्थव्यवस्था को इतना सुदृढ़ सशक्त बनाएंगे कि लोगों को नौकरियां मिलेंगी। और आप देखें कि 12 करोड़ जो रजिस्ट्रेशन थे इसमें पीएफ में, ईपीएफ में, वो 27 करोड़ हो गए। तो बिना ईपीएफ में बिना नौकरी के नहीं कोई पैसा देता, क्योंकि उसमें आधा पैसा जो नौकरी देता है वो देता है और आधा पैसा जिसको नौकरी मिलती है वो देता है। तो उसमें जो 50% का कंट्रीब्यूशन वो तभी होता है जब वहां नौकरी मिलती है। और दूसरी चीज ये है कि जो देश सरकारी नौकरियां दे रहे थे वो देश इतिहास के पन्नों में चले गए, जो कंपनियां सरकारी नौकरियां दे रही थी वो इतिहास के पन्ने में चली गई, इसमें हम कहीं शामिल नहीं थे। नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन आज कहां पर है? एयर इंडिया 1 लाख करोड़ जो उसमें बर्बाद हुआ है, वो इमरान साहब का भी पैसा है, वो डॉक्टर साहब का भी पैसा है, मेरे मित्र और मेरे बड़े भाई जयप्रकाश जी का भी पैसा, प्रेम कुमार जी का भी पैसा उसमें लगा है। 1 लाख करोड़ हमारे पैसे बर्बाद हुए हैं। कोई दान में नहीं किसी ने दे दिया था, सरकार ने हमारे पैसे जान के बर्बाद किए थे। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड आज कहां पर है? वो तो भारतीय जनता पार्टी जिस साल आई थी उसके 5 साल के अंदर अंदर स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ही खत्म हो गया था, वो भी सरकारी डिपार्टमेंट था। तो सरकारी नौकरियों का समय खत्म हो चुका है। जिन लोगों को प्राचीन काल से प्रेम है, जिनको जो प्राइवेट समाजवाद चल रहा था, एक जाति और एक जो परिवार का जो समाजवाद था, उस समाजवाद में सरकारी नौकरियों का समय था। अब सरकारी नौकरियों का समय खत्म हो गया है। और जिस तरह का विकास का कार्य हुआ है उसमें अंग्रेजी में जैसे कहते हैं कि प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग। तो जो हमारे लोग, जो हम लोग बना रहे हैं, हमारी जनता उसको खा रही है। जो हम लोगों ने कहा था, एक हमारा बहुत पुराना नारा है कि जो कहते हैं सो करते हैं, जो कहा था करके दिखा दिया। 10 साल में हम अर्थव्यवस्था को 10वीं से 5वें पायदान पे लाए। अरे शरद जी थोड़ा रुकिए ना, मतलब क्या है, आपने तो बड़ी उम्मीद जगा दी मेरी। जो कहा सो किया, वो अभी तक याद है कि वो पेट्रोल डीजल 35 रुपए में बिकेगा, मिल नहीं रहा। आपको मिल रहा है तो जरा बताएंगे। एक आप बड़े दमदारी के साथ वादा किया था, आप भूले तो नहीं हो गए शरद जी, कि विदेशों से काला धन वापस लाया जाएगा। वो इंतजार कर रहे हैं। 100 दिन की बात थी, अब तो 10 साल हो गए। उसके संदर्भ में भी आप कुछ नहीं बताते हो। भाई हमारे खाते में मत डालना, कोई बात नहीं, पर बता तो दो ला कितना दिए, तो इसके संदर्भ में बताओ ना शरद जी। हिमांशु जी, जो जिस तरह कांग्रेस ने रेट कम किया था पेट्रोल डीजल का, हम भी कम कर सकते हैं जी। इन्होंने ऑयल बॉन्ड खरीदे थे, ऑयल बॉन्ड से आपने मतलब उधार लेके आपने लोगों को सस्ता दे दिया। हम तो फ्री में दे सकते हैं, लेकिन उसका खामियाजा आज से 30 साल 40 साल बाद जो हमारे बच्चे होंगे, जो अगली जनरेशन होगी, उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये पैसा कोई दान में नहीं दे देगा, ये कोई दहेज के पैसे नहीं बांटेगा, ये हमारे अपने पैसे हैं। हम उसको ऑयल बॉन्ड खरीद के फ्री कर सकते हैं। सब कुछ फ्री कर दीजिए आप, कि किसी चीज के पैसे। पर कोविड काल में तो आपको ऑयल फ्री में मिल रहा था, तब भी आपने कहां में फ्री में दिया और ड्यूटी बढ़ा दी थी आपने। आप भूल तो नहीं गए ना? देखिए, यूक्रेन पे हमला हमने नहीं किया था और वायरस हम लेके नहीं आए थे। उस समय एक ही सोर्स था आमदनी का, वो था पेट्रोल और डीजल। सरकार चलानी थी। हम लोगों को जो फ्री राशन दे रहे थे वो कहीं से आ रहा था, वो राशन का पैसा। अगर हम मकान बनवा रहे हैं, अगर हम बिजली दे रहे हैं, हम गैस के कनेक्शन दे रहे हैं, हम पानी के कनेक्शन दे रहे हैं, तो वो पैसा कोई दे रहा है। वो राम प्रसाद जी, जो बिजली जो है वो फ्री में नहीं आती है, फ्री में दी जाती है। लेकिन जो बिजली बनती है, वो राम प्रसाद जी जो बिजली के संयंत्र में काम करते हैं, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको तनख्वाह मिलती है, तो वो फ्री नहीं मिलता है। उसका पैसा कहीं से आना था। जब सारे रोजगार के साधन बंद हो गए थे, जब वायरस आया था, लोगों को सील कर दिया गया था, उस समय एक ही सोर्स आमदनी का था सरकार के पास, जिसका सरकार ने सही इस्तेमाल किया और कहीं भी कोई घोटाला, कोई घपला नहीं होने दिया। इनका पहले जीत से लेके जीजा जी तक कोई स्कैम नहीं है जो स्कैम में ये शामिल नहीं है। हमने तो कोई स्कैम नहीं होने दिया।
और जो हमने कहा था कि विदेश से धन लाएंगे, उसकी कार्रवाई चल रही है। नीरव मोदी के ऊपर फाइनल ऑर्डर वहां का कोर्ट का हो चुका है, विजय माल्या के ऊपर ऑर्डर हो चुका है, उनका प्रत्यर्पण की संधि हमारे साथ है, वो किसी भी दिन भारत लाए जा सकते हैं और यहाँ की जेल में वो चलिए विनय जी, तो फिर एक काम करते हैं, निर्णायक बिंदु पर आते हैं। शरद जी, 2024 में लोग आपको वोट देंगे तो क्यों देंगे? राम मंदिर बन गया इसलिए देंगे? धारा 370 के प्रावधान खत्म हो गए, भले ही जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो पा रहा इसके लिए देंगे? 3 तलाक कानून खत्म हो गया इसके संदर्भ में देंगे? मतलब क्यों देंगे, जरा बता तो दीजिए। या देश उन्नति के नए शिखर पर जा रहा है इसलिए देंगे? हिमांशु जी देखिए, जो गरीबी की हालत में भारत था उस समय जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली है, आज उससे जो फ्रेजाइल 5 से हम टॉप 5 में आ चुके हैं। आज की तारीख में $800 बिलियन का हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो 91 में $1 बिलियन का था। $600 बिलियन का निर्यात हो रहा है। हम लोग जो रिमोट कंट्रोल सरकार थी उसने 25,000 किलोमीटर सड़क बनाई थी 10 साल के कार्यकाल में, और हमने 50,000 किलोमीटर सड़क बनाई है। जिस तरह का कार्य हुआ है, जिस तरह के एयरपोर्ट्स का निर्माण हुआ, और इनके काम हमने पूरे किए हैं, हम अपने नहीं कह रहे। एक मिनट शरद जी, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूं। इन्होंने कहा था सपना देखा था। शरद जी, मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूं कि सरकार के खजाने में $800 करोड़ विदेशी मुद्रा के रूप में है, इसलिए लोग आपको वोट दे देंगे? या इस देश के 80 करोड़ लोग आपके द्वारा बतौर खैरात उपलब्ध कराए जाने वाले मुफ्त अनाज से अपनी जिंदगी जी पा रहे हैं, उसके कारण वोट दे देंगे? थोड़ा आप बताइए ना। आपके पास 800 करोड़ रुपए हैं खाते में, इसलिए वोट आ जाएंगे? लोगों के अपने खाते की क्या हालत है? 5 किलो अनाज। कई बार ये बात कही गई है कि साहब ये आप अनाज दे रहे हैं, आप नौकरी नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब नौकरियां नहीं थी तो अनाज देने की जरूरत थी, और ये अनाज भिखारियों को नहीं दिया जा रहा है, ये अनाज उन लोगों को दिया जा रहा है वो सबल है, सक्षम है, लेकिन वो अपने पैसे का कुछ बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के अलावा, तो इसलिए ये दिया जा रहा है। और अभी अर्थव्यवस्था जो हम लोग जो सबसे बड़ी विश्व की महामारी से निकल रहे हैं, उस अर्थव्यवस्था में अभी भी जरूरत है लोगों को कि उनको अनाज दिया जाए, उनको बिजली दी जाए। अभी इन चीजों की जरूरत, बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। हम लोग गड्ढे नहीं खोदते रहेंगे, गड्ढे नहीं खोदते रहेंगे, शरद जी का कहना है। पर मैं इंजीनियर इमरान लतीफ मेरे साथ हैं। इमरान जी, आपकी तो पूरी जमीन ही खिसका दी शरद जी ने। ये मुफ्त के संदर्भ में सबसे बड़े रोल मॉडल तो आप माने जाते थे। 20,000 लीटर पानी मुफ्त में, बिजली मुफ्त में, पढ़ाई मुफ्त में, अस्पताल मुफ्त में, ऐसी बातें आप करते थे। पर शरद जी तो बता रहे हैं सबल लोगों को भी अनाज इसलिए दे रहे हैं कि उनके पास जो पैसे हैं उसका अपने जीवन को बेहतर बनाने में इस्तेमाल कर सकें। इतना उदार दृष्टिकोण है केंद्र की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का। कहाँ टिकेंगे आप? कहाँ जाएंगे आप? 2024 में चुनाव भी लड़ेंगे या छोड़ देंगे, 2029 में ही देखेंगे? देखिए हिमांशु जी, अभी जितनी बातें की इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर साथी ने, उन्होंने सिर्फ आंकड़ों में उलझाने का काम किया है। और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, और उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़े शायर हुए आदम गोंडवी साहब, उन्होंने कहा था कि तुम्हारी फाइलों में हमारे गांव के मौसम गुलाबी हैं जी, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है जी। तो सिर्फ आंकड़ों में उलझाने की बात कर रहे हैं। अगर आप जमीन पर आएंगे तो आज देश का नौजवान आज भी रोजगार के लिए परेशान है, नौकरियों के लिए परेशान है। और अगर वो सड़कों पर नौकरियां मांगने निकल पड़ता है तो सरकार की तरफ से लाठियां मिलती हैं, गोलियां मिलती हैं, मुकदमे मिलते हैं और गालियां मिलती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। दूसरी जहां तक बात की इन्होंने, अभी तमाम बातें की, अर्थव्यवस्था को लेकर बात की, काले धन की वापसी को लेकर बात की, और उस सारे मामलों में कितना काम किया ये बेहतर ढंग से हर कोई समझ रहा है जी। आज बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, आम आदमी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने तो सिर्फ हम दो हमारे दो की सरकार बनाकर रखी है, ये अडानी जैसे पूंजीपतियों के लिए काम करने वाली सरकार। और ये आंकड़े के साथ अब मैं भी आंकड़े कुछ पेश कर रहा हूं कि जो कारपोरेट, इमरान जी, मतलब बड़े सरल तरीके से आप, कोई ना कहता हमने सब कुछ कर दिया, दूसरा कहता आपने कुछ नहीं कर दिया। ये मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में 3 तलाक जैसी कुरीति को खत्म किया, ये हम दो हमारे दो के लिए हुआ, एक बहुत बड़ी प्रजाति के संदर्भ में हुआ। क्या कहते हैं इमरान लतीफ जी, वाकई इस सरकार ने कुछ नहीं किया?
जो बातें इन्होंने अभी करी, मैं उन सारी बातों की बात कर रहा हूँ। रोजगार पे मैं बात कर रहा था। अभी दूसरी बात इन्होंने जो अर्थव्यवस्था पर बात की है, मैं उसका जवाब दे दूं। जो इन्होंने 3 तलाक पे किया, ठीक है, अच्छी बात है। उसका उस पे जो हमारा स्टैंड था, जब समय था, जब ये कानून लाया गया था, तो हमने बिल्कुल उस पे सारी बातें रखी थी। अभी ये समय वो बात करने का नहीं है। अभी इन्होंने अर्थव्यवस्था पे बात की है। अब जो अरे कारपोरेट इमरान जी, टैक्स, बात को समझो आप। प्रधानमंत्री जी 3 तलाक पर संसद में बोला है, 2024 के चुनाव में उसे मुद्दा बनाने की तैयारी है। अब आप बोलोगे कि ये समय इस पर बात करने का नहीं रहा, तो आप तो मोदी जी के ट्रैप में वैसे ही फंसे जा रहे हो। उनसे सीखो आप, कब कौन सी बात कैसे कही जाती है। देखिए, मोदी जी को लगता है कि ऐसे ऐसे मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाना चाहिए, लेकिन देश का जो आम आदमी है, उसको अपनी समस्याएं अगर केंद्र में आएंगी तो उसका भला होने वाला है। नौजवानों को इनसे मतलब नहीं है कि 3 तलाक पे क्या होने जा रहा है। नौजवान को इससे मतलब है कि उसको रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसानों को इससे मतलब नहीं है कि आप 3 तलाक पे क्या स्टैंड लेने वाले हैं। किसान को इससे मतलब है कि उसका जो अनाज वो उगा रहा है खेत के अंदर अपने खून पसीने की कमाई से, उसका वाजिब दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन हरियाणा के अंदर क्या हुआ, जब सूरजमुखी के दाम के लिए किसान सड़कों पर आए, तो इनकी सरकार ने क्या किया, हड्डी पसली तोड़कर एक कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तो ये सरकार का ये चाल और चरित्र चेहरा किसानों ने देखा है, नौजवानों ने देखा है। मैं वही बात कह रहा था कि अगर ये सगे हैं तो किसी के सगे नहीं, मैं आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं ना। इन्होंने कौन सी रियायत दे दी किसानों को, कौन सी रियायत दे दी नौजवानों को, कौन सी रियायत दे दी छोटे मझोले व्यापारियों को, लेकिन कारपोरेट घरानों को उन्होंने कैसी कैसी रियायतें दी, मैं आपको बता रहा हूं। 10,000 रुपए अगर एक छोटा व्यापारी आज गांव गिराव में कहीं पर कर्जा ले ले बैंक से, तो बैंक वाले उसकी चमड़ी उधेड़ लेंगे। लेकिन इनका जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने के लोग हैं, वो लाखों करोड़ों रुपए लेकर फरार हैं। वो बैंकों को अदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उनके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार कर रही है। उनके लोन को माफ करने का काम कर रही है, वेव ऑफ करने का काम कर रही है। अभी उसमें भी ये शब्दावली में उलझाने का काम करेंगे। लेकिन मैं एक सीधा साधारण सवाल पूछना चाहता हूं शरद भाई से, क्या ये बता दें कि जो 10,000 रुपए एक छोटा व्यापारी, गरीब व्यापारी जो गांव के अंदर लोन लेता है, क्या उसका भी वेव ऑफ होने की कोई मैकेनिज्म है, या जो सिर्फ वो सुविधा सिर्फ कारपोरेट घरानों के लिए है? जो कारपोरेट टैक्स की मैं बात कर रहा था, जो कारपोरेट टैक्स कभी 30% हुआ करता था, उसको आपने घटा, उसको 22% उसमें घटोतरी कर दिया आपने, सिर्फ 8% रख दिया कारपोरेट घरानों के लिए। आप इतना मेहरबान है, और आम आदमी के लिए दुनिया में है कि 8% कारपोरेट टैक्स हो गया है। इमरान जी, मतलब आप तथ्यों के संदर्भ में ईमानदार तो है ना, कभी तक हमारी जानकारी में तो नहीं है कि 8% कॉर्पोरेट टैक्स हो गया है। वाकई आप संजीदा है अपने इस दावे के संदर्भ में? बिल्कुल सर। आप बताएं कारपोरेट टैक्स अभी इन्होंने कितना कम किया कारपोरेट टैक्स? क्या शरद भाई इसमें कुछ बोलना चाहेंगे आप? इमरान लतीफ जी की कोई ज्ञान वृद्धि करने का आपका मन हो? 8% हो गया है इस देश में कॉर्पोरेट टैक्स, आप मौन है? देखिए, इमरान भाई को शायद पूरी जानकारी नहीं है। ये जो हमारे यहाँ एक तकिया कलाम हो गया है, हर शब्द से, हर वाक्य से पहले आपको ये कहना है कि देखिए चंद उद्योगपति मित्र। तो मैं आपको बता दूं कि मित्र हमारे हैं, लेकिन फायदा ये उनका कर रहे हैं। जो अडानी साहब ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि साहब एमएमटीसी का जो मोनोपोली थी, वो मिनरल मेटेरियल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन की, वो खत्म करी थी राजीव गांधी ने, हमने नहीं खत्म करी थी। मुंद्रा, जिसकी बाद अडानी बनना शुरू हुए, मुंद्रा पोर्ट गुजरात में वो कांग्रेस ने दिया था, हमने नहीं दिया था। विजयगन पोर्ट जो केरल में है, उसका शिलान्यास, उसका लोकार्पण कैंडी जी ने किया था, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 100 मेगावाट का प्लांट अडानी साहब को दिया है। 65,000 करोड़ का निवेश अडानी साहब के करकमलों से राजस्थान में इनकी गहलोत सरकार ने किया है। और गोडा प्रोजेक्ट जो बंगाल में है, जो बांग्लादेश को बिजली बेच रहा है, उसका शिलान्यास और लोकार्पण किया है ममता दीदी ने। लेकिन वो मित्र हमारे हैं और सब काम उनका हमारे विपक्षी में कर रहे हैं। अरे भाई, हमारे में तो हमको करने दीजिए। हमारे मित्रों का काम करने के लिए विपक्षी सरकारें क्यों इतनी तत्पर रहती हैं, ये सवाल उठा रहे हैं शरद जी। मैं आऊंगा इमरान जी आपके पास में, लेकिन मेरे साथ में प्रेम कुमार जी हैं। इस चरण के अंतर्गत मुझे बातचीत करने के लिए प्रेम कुमार जी के पास आना है। और प्रेम कुमार जी, आपसे संजीदा सवाल ये है, तैयारी की बात, विषय हमारा था संकल्प से 24 की सिद्धि। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मुहावरों में महत्व है, ऐसे मुहावरे जो जनता पर सीधे असर कर पाए। क्या पिछले 3 दिन के संसद के सत्र को आप इस संकल्प की सिद्धि के तौर पर देखते हैं? क्या आप मानते हैं कि इस सत्र का वस्तुतः उपयोग
चुनावी दृष्टि से करने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही है? क्या आपको लगता है प्रेम कुमार जी बतौर पत्रकार कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रारंभिक बिसात 2024 के आम चुनाव के संदर्भ में अलग अलग शहरों में जनसभाएं करने के स्थान पर इस संसद के सत्र का उपयोग करते हुए साध ली है? क्या कहते हैं प्रेम जी? जी बिल्कुल, आपके सारे सवाल सहमति में उत्तर खोजते हैं और सदन में भारतीय जनता पार्टी जिस रूप में प्रस्तुत हुई है, खास करके अलग तरीके से कि यूपीए सरकार के लिए व्हाइट पेपर लेकर आई, अपने लिए अपने कार्यक्रमों को उन्होंने रखा, तो एक तरह से एक चुनावी मंच बन गया। और ये आलोचना हो सकती है कि चुनावी मंच बना दिया सदन को, लेकिन अगर बना भी दिया तो इसका प्रत्युत्तर जो है उसको देने में मुश्किलें आ रही हैं विपक्ष को, क्योंकि एक परसेप्शन जरूर बन रहा है कि 400 पार के इर्द गिर्द बात हो रही है और अब वहीं पर जवाब देना है 400 पार होगा कि नहीं होगा, कि 370 होगा, कि 303 होगा, यहां पर बात हो रही है। अब ये बात नहीं हो रही कि 272 होगा या इधर होगा या उधर होगा। तो ये इसमें कामयाबी मिली है इस पूरे मुझे लगता है, और इस नैरेटिव को तोड़ने में विपक्ष को कुछ बड़ा करना पड़ेगा। ऐसे अभी हाल के समय में मान लीजिए भारत रत्न हुआ, तो अब भारत रत्न 10 साल में 10 भारत रत्न नहीं दिए नरेंद्र मोदी जी सरकार ने, लेकिन आखिर जाते जाते 5 भारत रत्न एक के बाद एक लेकर आए और उसमें कम से कम 2 में तो सौदेबाजी दिख रही है और दूसरे का तो 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगा कि सौदेबाजी है कि नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि सौदेबाजी है। तो भारत रत्न का भी सौदेबाजी हुई है, लेकिन आलोचनाओं के बावजूद फैक्ट ये है कि पॉलिटिकली एक एलआई उन्होंने खोज लिया है, उनको मिल रहे हैं एक्स्ट्रा एलआई। ये परसेप्शन तब टूटेगा जब मान लीजिए बिहार में नीतीश कुमार बहुमत नहीं साबित कर पाते, तब ये टूटना शुरू होगा कि देखो ये बैकफायर करने लगा है। इस तरीके से अभी विपक्ष के लिए मुश्किल समय जरूर आ गया है प्रतिकार करने के लिए, एक जबरदस्त नैरेटिव के साथ, जिसमें जाहिर बात है कि प्रबुद्ध वर्ग भी है समाज का, मीडिया भी है जो इंडोर्स कर रहा है भारतीय जनता पार्टी जो कहना चाहती है। अब एक बात है कि राम के इर्द गिर्द भी ताना बाना बुना गया है, आज तो पूरा दिन ही श्री राम के नाम रहा। तो अब ये बात बतानी पड़ेगी, जब राम आते हैं ठीक है, तो राम आते हैं तो रावण का भी नाश होता है, दोनों चीजें साथ साथ होती है। लेकिन बोलेगा कौन? बोल ही नहीं रहा है, तो मेरे बोलने से नहीं होगा। नहीं, तो आपके बोलने से नहीं होगा। लेकिन प्रेम कुमार जी, आपसे जानना ये चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी की आप इस सफलता के संदर्भ में इत्तेफाक रखते हैं कि भाजपा तो आगे बढ़ रही है, विपक्ष को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दे रही है जहां से विपक्ष ये समझ ही नहीं पा रहा है कि उसको जाना कहां है? देखिए, मुझे तुलना करने की जरूरत पड़ती है जैसे खेलों में अमेरिका बहुत आगे है, लेकिन आगे रहने के पीछे उस दुनिया के अच्छे खिलाड़ियों को खरीद के टीम में ले लेता है, उसके बाद स्वर्ण पदक ले आता है, तो लेकिन फिर भी आगे तो है। तो लगभग वही पैटर्न इंडिया में भी दिख रहा है। अब हम सुन रहे हैं कि कमलनाथ जी भी बीजेपी में जाएंगे, अशोक चौहान जी भी बीजेपी में जाएंगे, भाई जयंत चौधरी जा ही रहे हैं, नीतीश कुमार जा ही चुके हैं। तो भाई आप तो अब बाकी रह गया कि राहुल गांधी सोनिया गांधी को भी बीजेपी में ले आइए, राष्ट्रीय सरकार ही बना दीजिए तो फिर ये जिस ओर जा रहा है विपक्ष रहित भारत जो है, पहले कांग्रेस रहित भारत का नारा दिया जा रहा था, अब हमें लग रहा है कि विपक्ष रहित भारत का नारा दिया जा रहा है। रीजनल पार्टीज को भी छोड़ने का इरादा बीजेपी का नहीं है। तो जयप्रकाश जी, आने वाले समय के खतरे के संदर्भ में, अपने वजूद के संदर्भ में कितने आशंकित है? प्रेम कुमार जी जैसा तटस्थ पत्रकार इस आशंका के साथ देख रहा है, भाई माहौल जैसा बना ले रही है भाजपा, जिस प्रकार का वातावरण का निर्माण हो जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी के द्वारा, कांग्रेस मुक्त भारत तो छोड़िए, कहीं विपक्ष मुक्त भारत का मामला ना बन जाए। और जो आपके साथ थे वो सब तो भाजपा के साथ होते जा रहे हैं, और आपके यहां पर भी जो हैं उनमें से कब भाजपा का गमछा ओढ़ ले पता नहीं चलता है। क्या कहते हैं जयप्रकाश जी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मूल्यों पर आधारित राजनीति का बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। जी। मुझे याद है 1989 और 1990 का वो जमाना जब पार्लियामेंट में मूल्यों की बात करते थे। जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार आई है, मूल्य राजनीति में मूल्य नाम का शब्द ही खत्म कर दिया गया। आप देखिए, बड़ी इस बात के तो कहते कि भाई रीजनल पार्टियों को साथ ले लिया। प्रेम कुमार जी कह रहे विपक्ष, जब तक प्रजातंत्र देश में रहेगा विपक्ष बहुत मजबूत है और बीजेपी 200 का आंकड़ा हासिल नहीं कर सकती। प्रेम कुमार जी देखिए कहाँ है, 225 सीटें समेत की साउथ की, वहाँ कहाँ है बीजेपी? बीजेपी का तो नाम लेने वाला नहीं है। पूरा महाराष्ट्र, पूरा बिहार, पूरा उत्तराखंड, सॉरी झारखंड, कहाँ है बीजेपी? कहीं बीजेपी अगर मोदी जी को ये एहसास होता कि भाई ये 200 सीट भी पूरी कर लेगा, आज ईडी नाम का तोता कभी तक दलित समाज के बेटे को, आदिवासी के बेटे को बिना कसूर जेलों में डाल रहे हैं, कभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को नोटिस देकर कहते तुझे जेल में डाल देंगे, कभी किसी नेता को भी ईडी का नोटिस देते हैं। यही प्रचार। प्रेम कुमार जी पे आप नाराज हो गए। ये ममता बनर्जी पूछ रही हैं, और पूछ क्या रही हैं, कह रही हैं कि 40 सीटें नहीं आएंगी कांग्रेस की। आपकी गठबंधन का हिस्सा है, पता है ना आपको, वो इंडिया गठबंधन, उसका हिस्सा है ममता बनर्जी। उन्होंने कहा कि किस दम में है कांग्रेस, 40 सीटें भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप भाजपा की 200 के संदर्भ में चिंता कर रहे हो, ममता जी की चिंता के विषय में भी तो कुछ बताओ ना। वो बता रही हैं आपकी 40 भी नहीं आएंगी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो मैंने बताया था ना, 75 पार में 40 में रुक के 300 में 200 से नीचे जाएंगे। आप इस बात को सोचिए, JNK में चुनाव नहीं हो रहे, पंजाब में 13 सीट में से एक भी नहीं आएगी, हरियाणा में 10 की 10 सीट कांग्रेस जीतने लग रही है, हिमाचल में 4 की 4 सीट कांग्रेस जीतने लग रही है। खड़ी कहाँ है बीजेपी? मेरे समझ में नहीं आ रहा। ये जुमलेबाजी अब नहीं चलेगी। जिस तरीके से बीजेपी के लोगों ने आज दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को, हरियाणा में 10 की 10 आ रही हैं आपकी और बीजेपी की नहीं आ रही है, इसका गणित बताइए ना, कैसे 10 की 10 आ रही हैं? वो आप तो अभी शैलजा जी, किरण जी, रणदीप जी से नहीं निपट पा रहे, भाजपा से तो क्या निपटोगे जयप्रकाश जी? क्या निपटना, तो हमारी पार्टी से, उनसे क्यों निपटेंगे हम? वो तो हमारी पार्टी के हैं। ये तो बावरिया जी से पूछो ना, जो फरमान जारी करते हैं फिर अपने फरमान से पलट जाते हैं। जयप्रकाश जी, आप तो पढ़ते पढ़ते हो, आप तो आसपास से गुजरते हो। हिमांशु जी, बीजेपी के लोग अपनी सरकार की विफलताओं को छुपाने के लिए दूसरे को आरोपित करते हैं। मोदी जी उसी स्टाइल से चल रहे जिस स्टाइल से हिटलर चले थे। जर्मनी का सत्यानाश हुआ था। आज जिस तरीके से भारत की सरकार चल रही है, भारत का नौजवान, आप ये देखिए आंकड़े, मैं बताता हूँ। आप तो विषय से भ्रमित होने लगे जयप्रकाश जी। देखो, आपने हरियाणा की बात की और अब आप भारत के नौजवान की बात करने लगे। भाई, ताराचंद बावरिया ने जो पत्र लिखा था वो आपकी निगाह से गुजरा था ना, और फिर अपने पत्र से जो पलट के पत्र लिखा वो भी आपकी निगाह से गुजरा होगा। तो क्या कहते हैं, जब कांग्रेस के नेता परस्पर ही एक दूसरे की टांगे काटने के स्थान पे गर्दनें काटने में लगे हैं, तो भाजपा को कैसे रोकेंगे आप? मैं यही कह रहा हूं कि आप इस बात को नहीं करते भाजपा के लोग कि किस तरीके से 3 महीने तक हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने चीफ मिनिस्टर की बात नहीं मानी, फाइल तक नहीं उठाई, फाइलों में रेत जम गया। बीजेपी के लोग अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए कांग्रेस की बात करते हैं। वो ठीक है, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया, सारा मामला सॉर्ट आउट हो गया, आज सब लोग कांग्रेस में है। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश की आपने चर्चा कर दी, वीरेंद्र सिंह इनकी बात सुनता नहीं, इनके मंत्री हैं राव साहब, वो इनकी बात सुनते नहीं। तो हालत क्या है हरियाणा प्रदेश में, एक मंत्री दूसरे मंत्री से बोलता नहीं, तो ये तो इसका इनका बेड़ा गर्क होना निश्चित है। और राम जी तो नाराज हो गए इनसे जी। राम लला जी तो, राम था हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी राम था, लेकिन जो राम का राजनीति में इस्तेमाल किया बीजेपी ने, इसलिए राम हमारे नाराज है बीजेपी से। तो राम जी नाराज है बीजेपी से, शरद जी क्या होगा आपका? और राम जी ही अगर आपसे नाराज हो गए तो फिर आपके लिए बचा क्या? कहीं कुछ चैनल पे ये कहा जाता है कि हम राम भरोसे हैं, कुछ कहते हैं कि राम हमसे नाराज हो गए। तो पहले तो विपक्ष को तय करना है कि वो कौन सा नैरेटिव बनाना चाहते हैं।
आप देखें कि जो जिनको राम पे भरोसा नहीं था अब उनको शंकराचार्य पे भी भरोसा हो गया। वो कह रहे हैं कि शंकराचार्य नहीं आए इसलिए हम नहीं आएंगे। तो ये विपक्ष को की बौखलाहट दिखा रहा है कि क्या हम करें, कौन सा हम तिकड़म भिड़ाएं कि हम कहीं खड़े होने लायक बने। आप देखें कि जिस विपक्ष में कांग्रेस जो उनके नेता बने हुए हैं वो कहते हैं उन्होंने 91 चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। आज उनको कम से कम लोकतंत्र में भरोसा है। ये भारत में गर्व की बात है। जो गर्व की बात शरद जी आपके लिए कैसे है? वो क्या है, वो भाषण बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, नाम है उनका अमित शाह जी। वो बिहार में थे और बिहार में वो मंच से ऐलान कर रहे थे, बंद कमरे में नहीं, मंच से, कि मैं बिहार के वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं, भरोसा दिलाता हूं, नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। वो दरवाजे कैसे खुल गए? और अगर आपके 400 पार के हालात हैं तो ऐसे दगाबाज लोगों के संदर्भ में आप कालीन बिछाते हुए क्यों दिख रहे हैं शरद जी? देखिए, राजनीति में समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, जरूरतें बदलती हैं। देश को जिस चीज की जरूरत है, जिस तरह की मजबूत सरकार की देश को जरूरत है, जिस देश में 400 पार के हम बात कर रहे हैं, तो उस देश में हमको जहां शरद जी थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा, जिस पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जी जैसा दमदार नेतृत्व है, जिस पार्टी के पास अमित शाह जैसा कुशल रणनीतिकार मौजूद है, उसके आज कौन सी ऐसी मजबूरी आन पड़ी कि जिस नीतीश कुमार को वो दग्गाबाज बताता है उसके साथ खड़ा होते हुए पार्टी को दिखाना पड़ता है? थोड़ा हमें समझाइए शरद जी। अगर देश की जनता आपके साथ, चमत्कारिक नेतृत्व आपके साथ, समर्पित कार्यकर्ता आपके पास, राष्ट्रवादी नीति आपके पास, तो फिर ऐसे अवसरवादियों के लिए आपके दरवाजे खुल क्यों जा रहे हैं इतने बड़े बड़े तरीके से? जयंत चौधरी के संदर्भ में भी आप पीछे पीछे दौड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्यों दिखाई दे रहे हैं शरद जी? डॉक्टर साहब, हमारे तो दरवाजे कांग्रेस के लिए भी खुले, हमारे दरवाजे तो ममता दीदी के लिए भी खुले, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले। अगर जो राष्ट्रवादी सोच के लिए तैयार है, जो देश के हित में काम करना चाहता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे खुले हैं। हमारे यहाँ कोई राज परिवार नहीं है, कोई एक परिवार नहीं तय करता है कि कौन नेता बनेगा। शरद जी आपकी दलील समझ में नहीं आ रही हमारी। जिनको आप जो है जनता के आकांक्षाओं पर पानी फेरना वाले बताते हो, जैसे ही आपके साथ खड़े हो जाएं तो उनको राष्ट्रवादी बताने लगते हो। जिनको भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति बताते हो, अपने साथ आने के लिए बोल दो कि दरवाजे खुले हैं। नेचुरल करप्ट पार्टी बता रहे थे एनसीपी को, अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना रहे हो। जिन अजीत पवार के लिए बोलते थे आप कि वह जेल में चक्की पीसिंग, वो देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग कर रहे हैं। शरद जी आपकी बात पे एतबार कैसे करें? हिमांशु जी, जिनका भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई समझौता हुआ, उनमें से किसी का केस वापस नहीं लिया गया है। कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, हमने किसी का केस वापस नहीं लिया है। शरद जी थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिएगा। वो ब्रह्म मुहूर्त में आपने शपथ दिलाई थी ना, जब देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री की और सम्माननीय अजीत पवार को मुख्यमंत्री जी की, उसके बाद केस वापसी का फैसला कौन सा लिया गया था शरद जी? अगले कार्यक्रम में मिलेंगे ना, तब जरूर बताइएगा। अभी आपको क्या ज्यादा परेशान करें। पर हम इमरान लतीफ जी के पास चलते हैं। इमरान लतीफ जी बीच में हस्तक्षेप भी करना चाह रहे थे, पर साथ साथ इमरान लतीफ जी जानना आपसे थोड़ा दूसरा है हमारा, ये भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए आप लोग इतने बेचैन क्यों हैं? वो खबर आई अभी कि पंजाब में समझौता नहीं होगा, तो भाई इंडिया गठबंधन भी रहेगा और एक के खिलाफ एक प्रत्याशी भी नहीं होगा, और जब एक के खिलाफ एक नहीं होगा तो भाजपा के संदर्भ में मुकाबला कैसे होगा? तो थोड़ा ईमान से बताओ इमरान जी, अंदर अंदर चल के आ रहा है आप लोगों का? ये 400 पार के दावे को साकार कराने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हो आप लोग? अभी कोई भी खबर की पुष्टि करना बहुत जल्दबाजी होगी। आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है और मजबूत हिस्सा है। और आम आदमी पार्टी खबर की पुष्टि मत करो, पर वो नाम है उनका संदीप पाठक, सम्माननीय सांसद हैं आपके राज्यसभा में। उनका स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है पंजाब में समझौता नहीं होगा, हम सभी 13 सीटों पर लड़ेंगे। अब बोलिए इमरान जी, संदीप पाठक जी झूठ बोल रहे हैं? संदीप पाठक जी की बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए? संदीप पाठक जी एतबार के लायक नहीं है, ऐसा है इमरान जी? देखिए किन परिस्थितियों में उन्होंने इस तरह की बात की है बेहतर वो बता पाएंगे। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं, पार्टी की ऑफिशियल पीएसी की बैठक कल होनी है दिल्ली के अंदर।
जिसमें पार्टी के पीएसी के सारे मेंबर बैठेंगे और तब कोई कंक्रीट फैसला लिया जाएगा क्या करना है। अभी तक की जो स्थिति है बिल्कुल अस्पष्ट है। पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं बात कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा है। पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी अलायंस का हिस्सा बनकर ही चुनाव लड़ेगी और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। दूसरी बात हिमांशु जी, जो मैंने अभी एक तथ्य प्रस्तुत किया था उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा। बाई मिस्टेक 8% की घटोतरी की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, वो मैं उसको 8% बोल गया, वो जहन थोड़ा सा स्लिप कर गया, इस नाते ऐसा हुआ। तो जहां तक बात है, आज अभी शरद जी से तमाम सारे सवाल आपने किए। एक सवाल बार बार छूट रहा था, आपने हालांकि वो सवाल भी किया, लेकिन दूसरे तरीके से मैं वही सवाल पूछना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचार के नाम पर आज देश की सभी विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने का जो प्रयास चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। एक नेता अजीत पवार जी का नाम आपने लिया, ठीक है, अजीत पवार जी आ गए, सब कुछ ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के अंदर ये बात कही थी कि 70,000 करोड़ के घोटाले में अजीत पवार जी शामिल हैं। इस आधार पे कहा था मोदी जी ने, और अगर वो घोटालेबाज थे और 70,000 करोड़ का घोटाला किया था तो आज ईडी की गिरफ्त में उनको होना चाहिए, जेल के अंदर होना चाहिए। फिर उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ भारतीय जनता पार्टी की मदद से कैसे ले ली? ये कौन सा खेल चल रहा है पूरे देश के अंदर? मेरा सवाल यही नहीं रुक रहा है। मेरा सवाल ये है कि अगर आपने सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ चोखा चल रहा है पूरे देश के अंदर, आपने 10 साल में बहुत अभूतपूर्व काम करके दिखाए हैं, तो अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए नीचता की इतनी हद तक क्यों जाना पड़ता है? फिर आपको छोटी छोटी पार्टियों के साथ क्यों गठबंधन करना पड़ता है? इतनी छोटी छोटी हरकतें क्यों करनी पड़ती हैं कि जिस पार्टी को आप सुपारी बराबर पार्टी बताते हो, उसके पूरे शीर्ष नेतृत्व को आप जेल के अंदर देखना चाहते हो? ये कौन सी आपकी मंशा? आखिर क्यों इतना डर है? अगर आपने सब अच्छा करके रखा है, सब आपने बेहतरीन सब इतना बेहतर है, तो फिर ऐसा क्यों करते हो शरद जी? ये सवाल पूछा जा रहा है, कोई उत्तर है आपके पास? पूरी तरह सहमत हूँ, अक्षरशः मैं उनकी बात मानने को तैयार हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इनको भी यही करना चाहिए। देखिए, जो कह रहे थे कि कांग्रेस चोर है, कांग्रेस डाकू है, फलाने के सर्टिफिकेट झूठे हैं, ममता दीदी भी चोर हैं, अब उद्धव ठाकरे पार्टी भी चोर है, जितनी पार्टियां भारत में सब चोर हैं। अब आप सबके साथ समझौता कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कांग्रेस के साथ दिल्ली में ठगबंधन कर रहे हैं, वो पंजाब में इनके नेताओं को अरेस्ट कर रहे हैं। तब एनसी जो ईडी को नहीं छोड़ना चाहिए, तो आप अपनी जो करप्शन ब्रांच है, एंटी करप्शन ब्रांच है पंजाब पुलिस की, तो उसको आप कांग्रेस के पीछे क्यों छोड़ रहे हैं? ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसको हम मतलब बिल्कुल तहे दिल से हम इनकी बात मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन जिसको कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, ये तो आम आदमी को सबसे बड़ा जो सर्टिफिकेट इशू कर रहे थे वो तो आम आदमी इशू कर रहा था। एक पार्टी हमारे मित्र बता रहे हैं, इमरान भाई, जिसको इन्होंने ये नहीं कहा था कि ये चोर है। हम नेगेटिव की बात करें, पॉजिटिव नहीं, एक का नाम बता दें कि इमरान जी तो नेले पे दहला हो गया। आप इनसे सवाल कर रहे थे, इन्होंने आपका ही कहा हुआ आप पर ही दे दिया। शरद जी ने कमाल कर दिया भाई, क्या कहते हैं आप? जिनको आप चोर 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 बताए नहीं थकते थे, आज उनको ही अपना भाई 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 बताए नहीं थक रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं इमरान जी आप? हिमांशु जी, आम आदमी पार्टी का एक नेता, एक कार्यकर्ता ये बात बिल्कुल स्पष्ट कह रहा है कि वैचारिक स्तर पे सारी पार्टियों के साथ हमारे मतभेद हैं। जिन मुद्दों की वजह से हम एक हुए हैं, कोई मामला ये नहीं है कि हम आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने पूर्व में कोई भ्रष्टाचार नहीं किया था, या कांग्रेस ने आदर्श शासन चलाया था, या दूसरी पार्टियों ने बेईमानी नहीं की थी। आज भी हम ये बात नहीं कह रहे हैं। हम आज अगर एक आए हैं तो लोकतंत्र को बचाने के लिए हम एक हुए हैं, संविधान को बचाने के लिए एक हुए हैं। और जिस तरीके से जो संवैधानिक, इमरान जी, आप संविधान को बचाने के लिए एक हुए हैं या अपने आप को बचाने के लिए इन लोगों के साथ बैठने के लिए तैयार हुए हैं? आपको लग रहा है कि भाजपा का वातावरण ऐसा बनता जा रहा है कि अपन बच ही नहीं पाएंगे, इसलिए सब एक साथ बैठ लो, शायद अपन लोग बच जाएं। इसलिए जिनको आप देश के लिए खतरा बताते थे, जिनको लोकतंत्र के लिए कलंक बताते थे, उन्हें अपने माथे का टीका बनाकर दिखा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि हम कहते थे कि जिन पार्टियों का जिक्र आप कर रहे हैं, उन पार्टियों को हम लोकतंत्र के लिए कलंक मानते थे, बिल्कुल। और आज भी इस बात से हम कहीं अलग नहीं जा रहे हैं। लेकिन आज तो लोकतंत्र का जो वजूद ही नहीं रहेगा। कलंक बहुत छोटी चीज है, कलंक तो कभी भी मिटाया जा सकता है, दाग धब्बा मिटाया। जयप्रकाश जी, इतना सम्मान इस कार्यक्रम में आपकी पार्टी का हो रहा है और आप मौन बैठे हुए हैं। कलंक है आपकी पार्टी लोकतंत्र पे, ऐसा इमरान भाई बता रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और आप सहजता के साथ उसे स्वीकार कर रहे हैं। वाकई आप लोग ऐसे हैं? देखिए हिमांशु भाई, इस बात से तो हम लड़ने वाले नहीं हैं। आज बात दो है,
जी देश को बचाना है। देश टूटने के कगार पे खड़ा कर दिया भारतीय जनता पार्टी। जी संविधान को बचाना है। प्रजातंत्र ही नहीं रहेगा, संविधान ही नहीं रहेगा, देश के टुकड़े टुकड़े करने पर उतारू है। एक बात शरद भाई नहीं बता रहे, मणिपुर में क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री जी? मणिपुर के ऊपर एक बयान नहीं दिया, श्वेत पत्र तो जारी कर दिया 2004 से। क्या उसमें लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मणिपुर की चर्चा हुई? एक हमारी माननीय राष्ट्रपति जी जो आदिवासी समाज से आती हैं, उनका भारत की नए राष्ट्रपति भवन के नए पार्लियामेंट हाउस के ऊपर नाम भी तक नहीं आप लोगों ने लिखा। आपने जयप्रकाश जी उपराष्ट्रपति ने को एक बुलाना मौलिक सवाल उठाया है, मुझे आखिरी बातचीत के लिए प्रेम कुमार जी के पास आना है, पर शरद जी इसका जवाब आपको देना चाहिए। मणिपुर के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी के न जाने या मौन रहने के संदर्भ में लगातार सवाल उठते हैं, क्या आपको नहीं लगता इसका जवाब आना चाहिए? मणिपुर बहुत गंभीर विषय है, उसके ऊपर केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हमारे जो गृह मंत्री हैं उस पे निगाह बनाए हुए हैं, और वहां जो भी कुछ घटना घटी है उसका न राज्य न केंद्र सरकार की किसी नीति से कोई लेना देना नहीं। ये कोर्ट के गलत ऑर्डर से ये वहां पे हुआ था, उसके बाद अभी भी वहां इंतजाम किया जा रहा है, सुरक्षा दी जा रही है, और ये पहला समय है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जब 5 साल तक कोई भी वहां अप्रिय घटना नहीं घटी है। जो ये 70 साल पुरानी लेगेसी, ये आज का किस्सा नहीं है मणिपुर का। और जो 10 साल सरकार में रहने के बाद व्यापक पैमाने पर नरसंहार का जवाब शरद जी शायद ये नहीं होना चाहिए, विचार कीजिएगा। पर मैं आखिरी बातचीत के लिए प्रेम कुमार जी आपके पास आता हूं। इमरान जी और जयप्रकाश जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। देश और लोकतंत्र खतरे में है, ये बात 1975 के दौर में बताई गई थी, और उसके साथ तमाम राजनीतिक दलों को एक छत के नीचे आते हुए हमने देखा था। इस बार भी ये बोला तो जा रहा है, पर छत के नीचे लोग वहां खड़े दिखाई दे रहे हैं जिनके साथ खतरा बताया जा रहा है। क्या कहते हैं आप? खतरा किस बात का है? लोकतंत्र का खतरा है या राजनीतिक दल जो वक्त के साथ अपनी जमीन बचा नहीं पा रहे हैं उनके वजूद का खतरा है? हिमांशु जी, जितनी बड़ी चिंता लोकतंत्र को लेकर आज है, पहले भी ये चिंता रही है, और लोकतंत्र को बचाना, बचाए रखना, मजबूत करना ये चुनौती रही है। वरना इधर ध्यान हटा और लोकतंत्र की आत्मा जो है कब दबी कहना मुश्किल होता है, क्योंकि सत्ता का भी अपना एक उसकी चाल होती है। तो आज भी देखिए, एक पार्टी जिसको बहुत व्यापक समर्थन है, सत्ता में केंद्र में शक्ति है, तो उसके कामकाज से लोकतंत्र को खतरा दिखा है बीते दौर में। भाई कई कानून ताली बजा करके पास किए गए, भाई पास करने के बाद वापस भी कर दिए गए ताली बजा करके। कई ऐसी चीजें हुई हैं, लगातार होती रही। सीबीआई, ईडी सबका इस्तेमाल हुआ है, एक तरीके से विपक्ष के खिलाफ हुआ है। मणिपुर जैसी घटना है जिस पर ये बोल करके कि वो कानून व्यवस्था का मसला है और अदालत के कारण ऐसा हो गया। अदालत के कारण एक दिन हो सकता है या महीनों से हिंसा चल रही है, तो अदालत जिम्मेदार है, प्रशासन और शासन का कोई योगदान नहीं है। ये अजीबोगरीब तर्क लगता है। तो लोकतंत्र तो खतरे में है और पार्टियां एकजुट भी हुई हैं, लेकिन ये पार्टियां भी चूंकि लोकतंत्र के प्रति उसी आदर्श तरीके से ईमानदार नहीं रही हैं, इसलिए प्रतिकार करने की क्षमता में थोड़ी कमी दिखती है। ये इकट्ठा होते हैं लेकिन गोल तो बताते हैं बड़े बड़े। प्रेम कुमार जी, क्या एक पार्टी का व्यापक स्तर पर जीतना लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाता है? क्योंकि इस दौरान दूसरी पार्टियां जीती तो उन्हें सत्ता तो मिली। कर्नाटक जीते, सत्ता मिल गई। हिमाचल जीते, सत्ता मिल गई। पंजाब जीते, सत्ता मिल गई। और तो और छोड़िए, जो देश में इतनी मजबूत है वो देश की राजधानी में पानी तक नहीं मांगती है, और जो उसे शिकस्त देती है वो भी सत्ता में रह जाती है। तो कैसे माने लोकतंत्र खतरे में? देखिए, इसी बात को तो हम कहना चाह रहे हैं कि देश की ज्यादातर पार्टियां कहीं ना कहीं सत्ता में रही हैं या हैं। इसके बावजूद व्यापक स्तर पर जब लोकतंत्र को खतरे में हम देख रहे हैं और हम इकट्ठा हो रहे हैं विपक्ष के तौर पर, तो हमारे पास जहां लोकतंत्र को मजबूत दिखाने की एक मौके हैं,
वहां पर हमारे ऊपर चूंकि स्पष्ट रूप से हम भी बेदाग नहीं है, इस वजह से ये संघर्ष आसान नहीं रह गया है। भाई सीटों के लिए आप सिद्धांत को छोड़ने के लिए तैयार हैं कि कुछ सीटें हमें नहीं मिलेंगी, तो भाई ये संविधान खतरे में नहीं है भाई। तो कुल मिलाकर बातचीत के नतीजे पे पहुंचे तो लोग देश हित के खातिर साथ आने की बात तो कर रहे हैं, पर दल हित की खातिर उस साथ को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये अजीबोगरीब दृश्य है। भारतीय जनता पार्टी जहां अपने लक्ष्य की प्राप्ति के संदर्भ में नए साथियों को जोड़ते हुए निरंतर आगे बढ़ रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने का दावा करने वाले विपक्षी गठबंधन में लगातार सेंधमारी हो रही है। चुनाव आते तक ये गठबंधन क्या अपना वजूद रख पाएगा, या भारतीय जनता पार्टी का अब की बार 400 पार का दावा सफल हो जाएगा? निश्चित रूप से यह सवाल महत्वपूर्ण है। आने वाला समय इसका उत्तर देगा। आने वाले घटनाक्रम पर हम निगाह भी बनाए रखेंगे। बहरहाल आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। तो जिस प्रकार से संकल्प से सिद्धि की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी हैं, तो उनको समर्पित हमारी आज की पंक्तियां ये कहती हैं कि जिनके मजबूत इरादे बने पहचान उनकी, कि जिनके मजबूत इरादे बने पहचान उनकी, मंजिलें आप ही हो जाती हैं आसान उनकी। अलीना इतरत ने जो ये बात कही है वो भारतीय जनता पार्टी की अब तक व्यूह रचना के साथ मुफीद बैठती है। क्या भाजपा की इस व्यूह रचना को भेद पाएगा विपक्ष? सवाल है। आने वाला समय इसका उत्तर देगा। लेकिन अभी समय है मेरे इजाजत लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।